हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 5। जो हमारा साइंस का चैप्टर 5 है वो क्या है? मौलिक जीवन की मौलिक इकाई। कॉर्क की पतली गांठ के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। कोशिका को क्या कहते हैं हम? सेल। और उसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करें। सजीव किससे बने होते हैं? क्रियाकलाप 5.1। प्याज का एक टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच गिलास में लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने तथा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली इसके इस टुकड़े को स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतले पेंट ब्रश से इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसे वायु के बुलबुले न आने पाए। अपने अध्यापक की सहायता ले अपने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर है, ये क्या है? हमारी यहाँ पर नेत्रिका लेंस दे रखी है, प्रारंभिक संयोजन, फिर दे रखा है सूक्ष्म समायोजन, फिर भुजा, फिर अभिदृश्यक लेंस, फिर मंच, घूर्णी पेच, दर्पण, परावर्तक और ये आधार। यहाँ पर है देह नलिका, फिर यहाँ पर है क्लिप, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड और यहाँ पर है संग्राही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या चित्र 5.2 में दिखाई देती है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा क्या है? केंद्रक, और यहाँ पर क्या? कोशिका। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का ये यहाँ पर चित्र दिया गया है। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या यह एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? जैसे कि हम जब स्लाइड को देखते हैं तो हमें कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है। ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना या शल्क कंद बनाते हैं। जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हम पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इस संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास है वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीजियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकी जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिक से ही विकसित हुआ है। जैसे कि कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोशिका का सबसे बड़ा पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहक 1674 में ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब में जल स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिकाओं के केंद्रक का पता लगाया। जेई प्रोकंज ने 1839 में कोशिकाओं में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया, जो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडे
ब्रियन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने और जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने 1855 में कोशिकाओं के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों का समझना संभव हो सका है। क्रियाकलाप 5.2 हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखिए, मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं जैसे कि हमको दिया गया है यहाँ पर। ये क्या हमारी रुधिर कोशिका दिखाई दे रही है हमको। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है, चिकनी पेशी, ये अंडाणु, ये अस्थि कोशिका, ये शुक्राणु और ये वसा कोशिका दिखाई दे रही। ये मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे कि एक कोशिक अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं की कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिकाओं के मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। इसका यह अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है, इसी प्रकार एक कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिकाओं में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? अब हम यहाँ देखेंगे। हमने देखा कि कोशिकाओं में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण पाए जाते हैं। प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखिए हम कैसे होता है। प्लेज्मा झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बड़ी भारी परत जो कोशिकाओं के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों का अंदर अथवा बाहर आने जाने या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक परागम्य की झिल्ली कहते हैं। कोशिकाओं में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिकाओं से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाओं में कोशिका होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिका अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक कोशिकाओं में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिकाओं में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका का बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूलन व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण सरण कहते हैं। प्लेज्मा की झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की
की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिकाओं अथवा पादप कोशिकाओं को शक्कर तथा नमक विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जल के अणु कोशिकाओं की झिल्ली के दोनों और आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम क्या होगा? जल कोशिकाओं के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। यदि कोशिकाओं को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन भी कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिकाओं के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिकाओं के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र तो जल परासरण द्वारा कोशिकाओं से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिकाओं झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिकाओं से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिकाओं में सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 5.3 अंडे से परासरण। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांश कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो। 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है क्यों? जल में अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 5.4 सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो, उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसे शक्कर नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई, जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गई। एक कोशिकी अलवणी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिकाओं के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिकाओं को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं। कोशिकाओं झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिकाओं के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। क्रियाकलाप 5.5 विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से भी चर्चा करें। हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिकाओं भित्ति भी होती है। पादप कोशिकाएं भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है और यह पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5.6 रियो की पत्ती झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, सूक्ष्मदर्शी से देखो अब क्या देखने को मिलता है।
अब रीवो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों को सभी कोशिकाओं मर जाएगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, अब जीव द्रव्य कुंचन हुआ। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति फूली हुई कोशिकाओं के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। अब हम देखते हैं केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो, देखो कि क्या अंतर है। अब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम कोशिका रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा। आओ अब हम शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखते हैं। क्रियाकलाप 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर 1 बूंद पानी की रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपनी गाल के अंदर की खाल को धीरे धीरे खुरचो। क्या चम्मच पर कोई चिपक गई? सुई की सहायता से हम इस स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर इसे रंगने के लिए 1 बूंद में मेथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी अवलोकन से स्लाइड तैयार है। अब इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हम क्या देखते हैं कि कोशिकाओं की आकृति कैसी है। आकृति को एक पेपर कागज पर बनाएं। क्या आप इस कोशिकाओं के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख सकते हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत पर एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुमान में यहाँ पर अनुभाग में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। कोशिकाओं के विभाजन के लिए समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम के आनुवांशिक गुणों की जो सूचना है वह माता पिता में डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतानी में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो कि कोशिकाओं विभाजित नहीं हो रही होती है। उनमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं की एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिकाएं विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकाएं जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिकाओं के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकी क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोट कैरियोन केंद्रक जीवों कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते जो कि यूकेरियोटी कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिकाओं द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिक हथेले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोशिका भित्ति, प्लेज्मा झिल्ली, राइबोसोम और कोशिकाएं। ये क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, अब हम प्रत्येक
कोशिकाओं में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिकाओं झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसे बहुत ही हल्का धब्बा था। इस कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिकाओं के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिकाओं के अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इनमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिकाओं की मशीनरी का अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहाँ पर है यूकेरियोटिक कोशिका। आकार प्रिया क्या होता है यहाँ पर 1 से 10 और यहाँ पर आकार होता है प्रिया 5 to 100। केंद्रीय क्षेत्र यहाँ पर देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। और यहाँ पर क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। यहाँ पर देखते हैं झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। इसमें कोशिकाओं के अंगक के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं में जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल है को जो भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिकाओं अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका ER। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल आयताकार थैलो पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका RER। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इन पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। ACR वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकी क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकाओं झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम तथा हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देती है परंतु सदैव एक जटिल तंत्र का निर्माण करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जंतुओं की कोशिकाओं का हमको यहाँ पर चित्र दिया गया। प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम और यहाँ पर राइबोसोम और फिर ये क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और यहाँ पर है कोशिका द्रव्य। यहाँ पर देखते हैं हम गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण के बाद हम देखते हैं यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और यहाँ पर केंद्रीय की झिल्ली और यहाँ पर है हमारा केंद्र की क्या जंतु कोशिकाओं का हमको चित्र दिया गया है। इस प्रकार ER का कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तक केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER को कोशिकाओं के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में ACR विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या है हमारा, तो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें
कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों में होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा पादप कोशिका दिखाई दे रही है। ये क्या है, खुरदरी अंत द्रव्य जालिका, हरित लवक और यहाँ पर एक केंद्रक और यहाँ पर गोल्जी उपकरण, केंद्रिका झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्या हमारा राइबोसोम या हरित लवक या कोशिका द्रव्य और चिकनी अंत द्रव्य जालिका, राइसोसोम और खुद ये हमने यहाँ पर देख लिया। ये क्या पादप कोशिका है हमारी। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा राइसोसोम को भी बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से राइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते राइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये भारी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। राइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकी चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए राइसोसोम को कोशिकाओं में आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबियाटे ग्रोसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन प्रयोगशाला में बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचना को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः कोशिकाओं को कोमल शाखाओं में की प्रक्रियाओं का मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वली ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिकाओं की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाते तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका नाम अपना DNA राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्लेस्टिस केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। प्लेस्टिस दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिस और यहाँ पर है लाइकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिस। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेस्टिस बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिस में भी अपना DNA राइबोसोम होता है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिकाओं के आयतन 50% से 90% तक होता है।
पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिकाओं द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। यह अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्रत्येक कोशिकाओं की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों के विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों को एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका का विभाजन, द्विधारियों में वृद्धि हेतु नए कोशिकाएं बनती है जिसमें पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को एक कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिकाओं विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होते हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रत्येक कोशिकाओं, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों में मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं, पौधों, प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है जो निषेचन पश्चात संतति निर्माण करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, मात्र कोशिका, यहाँ पर गुणसूत्र और ये गुणसूत्र, ये क्या बनाती है, हमारी संतति कोशिकाएं, और ये क्या है, हमारा पूरा समसूत्री विभाजन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई? जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या हमारी मात्र कोशिकाएं, यहाँ पर अर्ध विभाजन है और यहाँ पर अर्ध विभाजन 2 हो रहा है। यहाँ पर कितनी हो रही, संतति कोशिकाएं आधी होती जा रही है। अर्धसूत्री विभाजन। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। कोशिकाओं जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लेज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है या पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणी दाब घोल में माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकेरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका के जीवन की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ईआर अंत कोशिका परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पोटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अब देखते हैं हम, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लेस्टीज होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों को सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि होती है, कोशिकाएं विभाजित होती है। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।